नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क के बारे में। तो विराम चिन्ह पर अध्ययन करने से पहले सभी साथी ये कि हम टेलीग्राम चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन वहां आपको दिए जाते हैं। टेलीग्राम पर आप दिनेश सर से सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाऊंगा। और दूसरा चीज, आपका अपना ऐप आ गया है जो आप प्ले स्टोर से दिनेश सर ऑफिशियल दिनेश सर ऑफिशियल सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर, तो वहां आपको दिनेश सर ऑफिशियल मिलेगा, जिसमें आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं, आपको फ्री टेस्ट सीरीज दी जा रही है, और साथ ही साथ आपके लिए ऐप पर डेली क्विज के साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई हैं। तो आप इस ऐप को अपलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक भी दे दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह पर हम आप बात करते हैं, पंक्चुएशन मार्क है क्या। सबसे पहले तो लिखने में रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो यहां लिखने में रुकावट, लेखन की उसमें बात कर रहे हैं। वही चीज जब हम आप क्या करते हैं, पठन करते हैं, तो पढ़ने के समय कहां पर कितना ठहराव हमको करना है, उस ठहराव के लिए जिन चिन्हों का या प्रतीकों का हम आप प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम विराम चिन्ह या पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से वक्ता के अभिप्राय में अधिक स्पष्टता का बोध होता है। अर्थात वक्ता का जो अभिप्राय है, कहाँ पर कम रुकना है, कहाँ पर ज्यादा रुकना है, या कहाँ लगातार बात करनी है, उसके आधार पर हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं और वक्ता की अभिव्यक्ति और अधिक स्पष्ट हो जाती है। इनके प्रयोग से इसका यदि अनुचित रूप में उपयोग किया गया, अर्थात इनके अनुचित प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे यहां एग्जाम्पल में आप देखें कि विराम चिन्हों के बदलने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। यहां एक उदाहरण लिया कि उसे रोको मत। मत के बाद देखिए यहां विराम चिन्ह लगा हुआ है। उसे रोको मत, फिर आपको रुकना, यानी वहां आपको चिन्ह विराम देने के लिए दिया गया, जाने दो। तो इसका आशय ये है कि उसे जाना है, उसे रोको मत, उसे जाने दो। वहीं अगर हमने विराम लगा दिया रोको के बाद कि उसे रोको मत जाने दो, यानी उसे रोकना है, जाने नहीं देना। तो आप देखिए कि वही आपके शब्द के क्रम वही हैं, उन्हीं शब्दों को लिया गया, उसे रोको मत जाने दो। यही आपके 5 शब्द हैं, वही 5 शब्द नीचे हैं। तो इन दोनों में आप देखिए कि खाली हमने जो विराम चिन्ह का प्रयोग किया, उस विराम चिन्ह के स्थान परिवर्तन किया। सिर्फ विराम चिन्ह का क्या किया है, स्थान परिवर्तन। और इस स्थान परिवर्तन से दोनों में, पहले में और दूसरे में, देखिए दोनों का बिल्कुल उल्टा प्रभाव, उल्टा भाव निकल रहा है कि उसे रोको मत, यानी उसे रोकना नहीं, जाने दो। लेकिन दूसरे में वही विराम चिन्ह हमने रोको के पहले लगा लिया, तो उसे रोको यानी उसे रोकना है, मत जाने दो, उसे नहीं जाने देना है। तो ये हमारा विराम का होता है। लेकिन साथ ही साथ यहां एक चीज और हम बताएं कि जब हम विराम चिन्ह की बात करते हैं तो विराम चिन्ह में हम देखते हैं कि
जो विराम चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं हिंदी में, वह प्रमुख रूप से जो विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम चिन्ह जिसे साइन ऑफ फुल स्टॉप, खड़ी पाई, और आधुनिक हिंदी में अब डॉट का भी प्रयोग करते हैं। जैसे अंग्रेजी में डॉट का प्रयोग करते थे, आधुनिक जो हिंदी के विद्वान हैं वह उसका भी प्रयोग करते हैं। और दूसरा आपका आता है अर्धविराम, साइन ऑफ सेमीकोलन का, ये अर्धविराम का चिन्ह है। अल्प विराम, साइन ऑफ कॉमा, जिसे हम आप कहते हैं सामान्य रूप में हिंदी में भी हम उच्चारण करते हैं लेखन के लिए, आलेखन के लिए, या डिक्टेशन में हिंदी का जिसे आलेख या इमला भी हम कहते हैं, उसमें अल्प विराम के स्थान पर शिक्षक भी कॉमा का उच्चारण कर देता है, तो ये अल्प विराम का चिन्ह है। उसी तरह प्रश्नवाचक, साइन ऑफ इंटरोगेशन की बात, ये आपका क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह हिंदी में प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा की बात करते हैं तो यहाँ दो तरह का, एक सिंगल होता है और एक डबल होता है। तो सिंगल और डबल, इसका अभी उद्धरण चिन्ह में हम चर्चा करेंगे, कहाँ पर सिंगल और कहाँ पर डबल का प्रयोग करते हैं। फिर अगला चिन्ह हमारा है निर्देशक या रेखिका चिन्ह, साइन ऑफ डैश, तो डैश एक छोटा और एक बड़ा। विवरण चिन्ह, साइन ऑफ कॉलन डैश, जब हम किसी विवरण की बात करते हैं तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। अपूर्ण विराम, साइन ऑफ कॉलन है। योजक विराम चिन्ह यानी योजक, जब हम किन्हीं दो शब्दों को, जैसे माता पिता, तो माता और पिता में योजक शब्द को हटाकर वहां हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोष्ठक, ब्रैकेट, तीन तरह के कोष्ठक का प्रयोग होता है, छोटा, मझला और बड़ा। उसी तरह प्रतिशत चिन्ह का प्रयोग करते हैं, साइन ऑफ परसेंटेज। समानता सूचक चिन्ह, इज इक्वल टू या इक्वलिटी की बात करते हैं, ये समानता सूचक चिन्ह की बात हुई। तो समानता सूचक चिन्ह के साथ साथ हम क्या करते हैं, फिर तारक चिन्ह या पाद टिप्पणी चिन्ह, फुट नोट की बात करते हैं, जो स्टार चिन्ह के रूप में हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह आता है कि त्रुटि चिन्ह, या इसी को हंस पद भी कहते हैं। त्रुटि पद, हंस पद, या इसी को काक पद के नाम से भी पूछा जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये सामान्यतः जो हमारा हिंदी में प्रयोग करने वाले विभिन्न हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, विराम चिन्ह, तो उसमें पूर्ण विराम से अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, उद्धरण, निर्देशिका या रेखिका, विवरण चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह, योजक, कोष्ठक, प्रतिशत, समानता सूचक से लेकर त्रुटि चिन्ह। अब हम बात करते हैं एक एक चिन्ह के बारे में कि वह चिन्ह, जैसे पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। तो पूर्ण विराम, जब भी हम आप बोलते समय वाक्य खत्म होने की बात होती है तो वाक्य खत्म होने के बाद विराम देते हैं। जैसे यहां पर भी ये वाक्य खत्म हुआ तो देखिए विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो वाक्य की समाप्ति पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और लिखते वक्त वाक्य खत्म होने के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। और इसका प्रयोग विस्मयवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य को छोड़कर हर जगह प्रयोग किया जाता है। ये विशेष ध्यान रखिए, ये कई बार प्रश्न में पूछा गया कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग या पूर्ण विराम का प्रयोग हम निम्न में से किन वाक्यों में नहीं कर पाते या नहीं करते। तो इसका प्रयोग किन में नहीं होगा, विस्मयवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य में पूर्ण विराम नहीं होगा, और इनके अतिरिक्त जितने भी वाक्य आपके हैं, जितने भी प्रकार के, उन सब में आपका पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण, लड़के का पैर फिसल गया। अब वाक्य पूर्ण हो गया तो यहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग। सब बच्चे उसके पास गए, पूर्ण विराम, वाक्य पूर्ण, पूर्ण विराम। फिर उसके बाद दूसरा विराम चिन्ह की बात हम करते हैं, अर्धविराम, सेमीकोलन।
तो जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय या कम देर के लिए रुकना होता है, अर्थात पूर्ण विराम की अपेक्षा अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक देर तक रुकना होता है, वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। अब यहां सूर्यास्त हो गया, तो यहां अब देखेंगे हम आप कि सूर्यास्त होने की बात वो बता रहा है, लेकिन अभी उसका आशय पूर्ण नहीं हुआ, और आशय पूर्ण न होने की वजह से अभी प्रत्याशा बनी हुई है, यानी जिज्ञासा बनी हुई है, और उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जो हम आश्रित खंड को बताते हैं, उस आश्रित खंड के पहले हम क्या करते हैं, हम पूर्ण विराम का से कम समय के लिए रुकते हैं और अल्प विराम से ज्यादा समय के लिए रुकते हैं। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर अर्ध विराम यानी सेमी कॉलन का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आपका अगला चिन्ह का प्रयोग होता है अल्प विराम, जिसे हम आप कॉमा कहते हैं। तो अल्प विराम या कॉमा की बात करते हैं कि जब वाक्य के बीच में अर्ध विराम की तुलना में कम समय के लिए रुकना होता है, तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, और उसके लिए विभिन्न स्थितियां हैं। किसी वाक्य में दो या दो से ज्यादा समान पद वाले शब्दों में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, और कितने ऐप थे उनमें। तो यहां आप देखिए, शराब पीना, सिगरेट पीना, जुआ खेलना, चोरी करना। तो जब समान पद वाले शब्द होते हैं, तो अंतिम दो पदों के बीच के अलावा जितने भी पद बचते हैं, उन सब के बीच हम अल्प विराम करते हैं, और अंतिम दो में हम कोई न कोई योजक के माध्यम से ज्यादातर और एवं का प्रयोग करते हैं, और अन्य में उससे पूर्व क्या होता है, हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो जब अल्प विराम की बात होती है, तो अल्प विराम कई अन्य स्थानों पर भी प्रयोग में आता है। तो अल्प विराम में जब आप देखेंगे कि जहां योजक शब्द छोड़ दिया जाता है, वहां पर भी हम क्या करते हैं, जहां योजक शब्द छोड़ दिया जाता है, एक जगह है इसका भी प्रयोग होता है, योजक शब्द छोड़ दिया जाता है। तो अब इसके लिए जब योजक शब्द छोड़ दिया जाता है, उदाहरण लें कि सोनी बहुत खुश हुई, वह पास हो गई थी। तो अब यहां पर क्या हुआ, बीच में योजक शब्द छूटा है कि सोनी बहुत खुश हुई के बाद हम क्या करेंगे, वहां अल्प विराम लगाएंगे। उसी तरह दो बड़े वाक्यांशों के बीच हम क्या करते हैं, एक और इसका प्रयोग करते हैं कि दो बड़े वाक्यांशों के बीच हम प्रयोग करते हैं, दो बड़े वाक्यांशों के मध्य हम क्या करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उसी तरह हां, नहीं, जी, बस, अतः, अतएव, इस तरह से शुरू होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद हम प्रयोग करते हैं, और संबोधित संज्ञा के बाद, जैसे प्रखर, जरा इधर आ, राम तुम वहां जाओ। तो जो संबोधित संज्ञा है उसके बाद भी हम क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। फिर अगला विराम चिन्ह आता है उपविराम, कॉलन। तो अपूर्ण विराम इसे कहा जाता है, उपविराम को ही हम क्या कहते हैं, अपूर्ण विराम भी कहते हैं। जब किसी को अलग से दर्शाया जाता है, जैसे यहां राम खाना खाता है, तो शीर्षक में मां
ममता की प्रतिमूर्ति। अब देखिए यहां उदाहरण, फिर आपका उपविराम, राम खाना खाता है। शीर्षक मां ममता की प्रतिमूर्ति। या संवाद में सुमन, चलिए आपको यमराज से मिलवाऊं। अब यहां पर देखिए सुमन के बाद आपका ये चिन्ह लगा, मां के बाद चिन्ह लगा, उदाहरण के बाद लगा। तो यहां जब किसी को अलग से दर्शाना होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, उपविराम का प्रयोग करते हैं। उसी तरह अगला चिन्ह हमारा है प्रश्नवाचक। तो यहां एक चीज और आपको बताएं कि जब हम आप चिन्हों की बात करते हैं तो विराम चिन्ह की जब हम बात करते हैं, यदि हम किसकी बात करते हैं, विराम चिन्ह, तो विराम का आशय जो होता है वह ठहराव की, जैसे भी पूर्व में चिंता हमने चर्चा किया, ये किसका भाव देता है, ठहराव का। तो यहां किसी वाक्य के पद, वाक्यांश या खंड वाक्यों के बीच प्रयुक्त होकर यह विभिन्न भावों को संप्रेषित करता है। तो यहां पर हम ये कह दें कि वाक्य में, अब जैसे वाक्य में ये चिन्ह हमारा आ गया जिसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं, तो अब इससे कोई ठहराव की, इसके द्वारा ठहराव की नहीं सूचित कर रहा, ठहराव को नहीं सूचित कर रहा, बल्कि यह ठहराव के स्थान पर यह भाव को सूचित कर रहा है। यह किसको सूचित कर रहा है, यह भाव को सूचित कर रहा है। इस तरह के चिन्हों को यदि हम विराम चिन्ह कहते हैं तो एक प्रकार से वह त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। तो यहां विराम चिन्ह के साथ साथ हम विराम चिन्ह और भाव चिन्ह की बात करते हैं। तो यहां पर जैसे इससे पूर्व ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यह क्या है, यह अब भाववाचक चिन्ह के अंतर्गत जाता है। ऊपर के जितने थे वो विराम की बात कर रहे थे, अब यहां से हम भाववाचक चिन्ह शुरू होते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों कब, कहां, कैसे, क्यों, कब आदि की बात हो, जैसे क्या आप जा रहे हैं या आप जा रही हैं, आपने उसे क्यों बुलाया, तो अब वही चीज, ये एक आपके लिए संकेत है कि जब प्रश्नवाचक शब्द कब, कहां, कैसे, क्यों, कब आदि वाक्य में हो तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। फिर इसके बाद आपका अगला चिन्ह आता है योजक चिन्ह, जिसे हम हाइफन कहते हैं। तो दो परस्पर शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग, दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए और उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग ज्यादातर तत्पुरुष और द्वंद्व समास यानी दोनों पदों के बीच में, गीता संगीता, माता पिता, खरा खोटा, और मध्य के अर्थ में कृष्ण, सुदामा चरित्र, कालका हावड़ा मेल। अब यहां पर देखिए कृष्ण और सुदामा चरित्र, तो इनके मध्य में अर्थ, ये कृष्ण और चरित्र की बात में, सुदामा चरित्र मध्य में के अर्थ में लिया। अब जैसे कालका मेल, कालका हावड़ा मेल, कालका हावड़ा मेल, तो यहां पर हम क्या करते हैं, योजक शब्द, जहां योजक शब्दों को हटा देते हैं तो उन योजक शब्दों के स्थान पर हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, कोष्ठक चिन्ह। तो कोष्ठक चिन्ह, जिसे हम आप अंग्रेजी में ब्रैकेट कहते हैं, तो वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, वाक्य के बीच में आए शब्द या पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, शब्द या वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर प्रयोग करते हैं। जैसे दशहरे के अवसर पर दशानन का वध होता है,
तो अब दशानन शब्द को और स्पष्ट करने के लिए ये रावण को कोष्ठक में लिख दिया, यानी रावण को दशानन भी कहते हैं, तो वह अर्थ स्पष्ट करने में हमने कोष्ठक का प्रयोग किया। उसी तरह आपका अगला है अवतरण या उदाहरण चिन्ह, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। तो किसी महान पुरुष द्वारा कही गई बात, किसी महान पुरुष द्वारा कही गई बात को उद्धृत करने के लिए, उद्धरण करने के, या किसी वाक्य के खास शब्द पर जोर देने के लिए हम क्या करते हैं, उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म है। तो अब यहां पर इस कथन को किसने कहा, महावीर जी ने कहा, तो उनके कथन को यथावत करने के लिए हम करते हैं। और बात हमने किया था, एक आपका सिंगल उद्धरण यानी एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो किसी वाक्य में किसी शब्द या वाक्यांश या वाक्य के खंड को विशेष रूप से उद्धृत करने के लिए प्रयोग करते हैं, वहां पर हम एकल उद्धरण का प्रयोग करते हैं। फिर अगला आपका आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की बात हम करते हैं। तो जब भी वाक्य में हर्ष, विषाद, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का बोध कराने के लिए प्रयोग करते हैं इन शब्दों का, तो वहां पर क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। हे राम, यह क्या हो गया। अब यहां पर हे राम, अब यहां पर क्या हो गया, यह एक आश्चर्य की बात कर रहा है, हे राम, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब वाह के बाद भी हम वो क्या है, एक तरह का वो भी विस्मय की बात कर रहा है, आश्चर्य की बात कर रहा है, तो वहां पर इस तरह के उसमें हम क्या करेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह की बात करते हैं। तो यहां पर एब्रिविएशन साइन की बात करते हैं, जब किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करेंगे उसे लाघव या संक्षिप्त सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे अर्जित अवकाश के लिए अर्जित अवकाश, डॉक्टर के लिए डॉक्टर। अब जैसे नाम लिखना है, हम ही को लिखना है, तो पूरा नाम लिखने के बजाय हम डॉक्टर में सिर्फ ड लिख के शून्य लगा दिए, यानी संक्षिप्त सूचक अब डॉक्टर का ये संक्षिप्त रूप है। या पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखना है, तो हम इसके बाद संक्षिप्त सूचक चिन्ह लगा दिए। तो वहां क्या करते हैं कि किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए हम लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह भी बड़ी लकीर की तरह होता है। यह आकार में योजक चिन्ह से बड़ा होता है और कहां लगता है, किसी वाक्यांश पद की परिभाषा स्पष्ट करने के लिए। जैसे तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है परिश्रम, लगन, निष्ठा से। तो यहां पर निर्देशक चिन्ह यानी निर्देश की बात जहां हो। फिर आपका आता है विस्मरण या त्रुटिपूरक चिन्ह, हंस पद जिसे हम कहते हैं। तो इसे त्रुटिपूरक भी कहा जाता है। क्यों, लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर उस शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है। इसी को हंस पद भी कहते हैं। इसी को काक पद भी कहा जाता है। इसी को काक पद भी कहा जाता है। जैसे राम गया, अब यहां चला छूट गया, तो यहां पर भाई ऐसे हम लिखते हैं राम गया, और गलती से चला छूट गया तो हम क्या करते हैं, ये चिन्ह लगाकर चला ऊपर लिख देते हैं, तो राम चला गया। इसी तरह विवरण चिन्ह की बात करते हैं। तो विवरण चिन्ह क्या है कि विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे हिमालय से कई नदियां निकलती हैं जिसमें मुख्य है गंगा। अब यहां पर हमने क्या लिया, विवरण चिन्ह। अब कई नदियां निकलती हैं जिसमें मुख्य, तो वही कहता है कि कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए हम विवरण का प्रयोग करते हैं। आप जब सरकारी पत्र लिखते हैं और विषय लिखते हैं, तो विषय के बाद ये विवरण चिन्ह कॉलन डैश का ही प्रयोग करते हैं।
अब यहाँ पर हम विभिन्न चिन्ह की बात कर रहे हैं और उसके सूचक यानी नाम और उसके चिन्ह, जैसे अल्प विराम है तो उसका चिन्ह, अर्ध विराम का चिन्ह, पूर्ण विराम, उपविराम, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, कोष्ठक, योजक, अवतरण या उद्धरण चिन्ह के साथ साथ लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह या विवरण चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लोप या पदलोप चिन्ह। ये लोप या पदलोप की चर्चा वह नहीं किया, जैसे आप लिखते हैं और कुछ चीजों को आप ऐसे डैश करते जाते हैं तो अर्थात वह पद लुप्त है, उसे भरना है, तो यह लोप या पदलोप चिन्ह है। पद को लुप्त कर दिया जाता है। पुनरुक्त चिन्ह, जैसे आप लिखते हैं, नाम लिखते हैं कि श्री राम, फिर श्री कृष्ण, फिर श्री सुदामा, तो अब श्री के नीचे आप लगातार ये चिन्ह लगाते जाते हैं, तो ये पुनरुक्ति यानी इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ चिन्ह लगाकर उसी का भाव देता है, ये पुनरुक्त चिन्ह है। विस्मरण त्रुटिपूरक हंसपद या काकपद है। फिर आप क्या करते हैं, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जैसे ओम आप उच्चारण करते हैं जिसे प्लुत में लेते हैं, वह आपका तुल्यता सूचक बराबर का चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह आपका डैश। तो ये आपके प्रमुख चिन्ह की सूची है। अब यहां हम बात कर लेते हैं कि विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों और इसके पीछे महत्व क्या है। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो सारा वाक्य एक साथ नहीं बोला जाता या एक साथ नहीं बोल पाते, तो आवश्यकतानुसार उतार चढ़ाव और भाव भंगिमा के साथ अपनी बात को रखते हैं। भाई उतार चढ़ाव है, भाव भंगिमा को भी रखना है, तो स्वाभाविक है कि उन अपने अभिप्राय को पूरा करने के लिए कहीं वो रुकेगा, कहीं किसी कम ठहराव करेगा, कहीं ज्यादा करेगा, कहीं विस्मय का भाव देगा, कहीं कोई और भाव देगा, कहीं प्रश्नवाचक भाव देगा। तो जिस तरह का ठहराव या भाव, अभी हमने ऊपर बात किया था कि सब विराम चिन्ह ही नहीं है बल्कि भाव चिन्ह या मनोभाव चिन्ह भी हैं। तो जैसा मनोभाव और जैसा वाक्य पूरा करने में उन्हें ठहराव की आवश्यकता है, उस हिसाब से विराम चिन्ह, और जो मन के भाव को व्यक्त करना है, हाव भाव दिखाना है, उसके हिसाब से वो चिन्ह प्रयोग करते हैं। तो यहां थोड़ा ठहर जाता है, उसका आधा अभिप्राय पूरा, वहीं कुछ अधिक ठहरता है। यदि उसका पूर्ण अभिप्राय पूरा हो गया तो वहां पूरा ठहर जाता है, यानी पूर्ण विराम लग जाता है। इसी तरह भाव चिन्ह की बात कर रहे हैं कि जहां शोक, हर्ष, विषाद, विस्मय आदि की बात आई, शोक, हर्ष, विषाद या विस्मय, तो उसके भाव प्रकट करना होता है, तो अपने हाथ, अपने आंख, मुख द्वारा अभिव्यक्त या संकेत करता है। जहां प्रश्न करना होगा वहां विशेष ढंग से स्वर को ऊंचा या नीचा करता है। तो कुल मिलाके कहने का जो भाव है, जो आशय है कि मनुष्य अपने विचार या भावनाओं को, अपने भाव या विचारों को संप्रेषित करते समय जब अपनी बातों को सामने प्रेषित करता है सामने वाले के लिए, तो शब्दों के अतिरिक्त वह अपनी भाव भंगिमा का भी सहारा लेता है। आपसे बात करना है तो आवश्यक नहीं कि हम एक लय से आपको बात, वहां पर विभिन्न भाव भंगिमाओं को हम प्रदर्शित करेंगे, विभिन्न मुख मुद्राओं का हम प्रदर्शन करेंगे, और वह भाव भंगिमा और मुख मुद्रा आपके शब्दों पर क्या करती है, एक आवरण देती है, उसे और ज्यादा प्रभावी बनाती है। अगर भाव भंगिमा नहीं देंगे तो वह शब्द बिल्कुल सीधे तीर की तरह चलते चले जाएंगे। तो यहां अगर लिखित भाषा में संभव नहीं, यह लिखित भाषा में संभव नहीं, इसलिए लिखित भाषा में ही मौखिक भाषा की तरह लेखक के विचार ठीक ठीक अभिव्यक्त हो सके, इसके लिए विशेष चिन्ह नियत किए गए और उन्हीं को विराम चिन्ह या मनोभाव या भाव चिन्ह कहा गया। इन चिन्हों यानी विराम चिन्हों या भाव चिन्हों अथवा मनोभाव चिन्हों के बिना लिखित भाषा में लेखक के अभिप्राय को ठीक तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता, या लेखक अपने विचार को व्यक्त
नहीं कर सकता। इसीलिए विराम चिन्हों या भाव और मनोभाव चिन्हों की आवश्यकता विश्व की सभी भाषाओं में पड़ती है। कोई भी भाषा हो विश्व भर की, हर भाषा में इन चिन्हों का प्रयोग की आवश्यकता होती है। और इन चिन्हों का यदि हम प्रयोग नहीं करेंगे तो भाव विचार की स्पष्टता स्पष्ट नहीं हो पाएगी और उन भावों में, उन विचारों में, अभिव्यक्ति में क्या होगी? रुकावट होगी, समस्या होगी। दोस्तों, एक बात कि यदि आपको यह मेथड अर्थात पीडीएफ के थ्रू पढ़ाने का सही लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। हम आपको पीडीएफ के थ्रू दे देंगे, अन्यथा जैसा हम चलते थे हम उसी क्रम में चलते रहेंगे। तो यहां एक बार पुनः है कि जो साथी चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पुश कर दें, जिससे सारी नोट्स अपडेट्स आपको मिलती रहे। और आपके अपने सहयोग से हमारा आपका ऐप दिनेश सर ऑफिशियल लॉन्च हुआ है, जो आपके लिए डीएलएड, यूपीटेट, सीटेट और सुपरटेट से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फ्री क्लासेस, फ्री आपकी टेस्ट सीरीज और डेली क्विज लेके चल रहा है। तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, दिनेश सर ऑफिशियल, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक दी जा रही है और आप वहां पर जुड़कर वहां आप उसका लाभ लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।